मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लड़कियों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसी फील्ड है। ज़ाती तौर पे तो मेरा ये ख्याल है कि हमें लड़का और लड़की की तफरीक फील्ड के हवाले से करनी नहीं चाहिए। हर वो फील्ड जो एक लड़का टेकअप कर सकता है एक लड़की कर सकती है। उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैंने अपने तजुर्बे में सैकड़ों ऐसी कामयाब फीमेल्स को पढ़ाया है जो आज अपने प्रोफेशनल कैरियर को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चला रही हैं, बल्कि साथ साथ अपनी निजी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। स्कैन सितारे का आज का पॉडकास्ट कई हवालों से बहुत स्पेशल है। इससे पहले मैंने जितने भी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं वो सब मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की थी। आज हमारे साथ स्कैन सितारे में एक ऐसी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ACCA मेंबर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में ना सिर्फ अपने ACCA को सक्सेसफुली कंप्लीट किया बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। तो टाइम लिए बगैर मैं सीधा अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। हिना असलम ACCA मेंबर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया हिना, आपने टाइम दिया हमें। ऑब्वियसली आपका जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें टाइम निकालना ये अपने आप में एक बड़ी एफर्ट है। लेकिन इस पॉडकास्ट का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो सैकड़ों हज़ारों बच्चे हमें देख रहे हैं, ख़ास तौर पे फीमेल हमारी बेटियां जो हमें देख रही हैं, उनके लिए प्रॉपर रोल मॉडल्स होना बड़ा ज़रूरी है ताकि उनके सामने एक रोड मैप हो। तो मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ वहीं से स्टार्ट लूँगा कि नॉर्मली ACCA CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और जब आपने स्टार्ट किया होगा उस वक्त तो कुछ और ज़्यादा ये लेफ्ट साइड फील्ड है, ऐसे ही है। हम डॉक्टर इंजीनियर या कुछ इस तरह का सोच रहे होते हैं। तो पहले तो ज़रा अपना अर्ली आपका जो जर्नी है पढ़ाई का वो बताइए, और फिर कैसे आप ACCA की तरफ आई, ये इस पर रोशन करें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि लाइफ ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता, अपने लिए भी नहीं मिलता। तो 2014 जून में मैंने ACCA कंप्लीट किया था, और उसके बाद मैं आज स्कैन्स आ रही हूँ। तो वो एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी और बहुत अच्छा लगा मुझे ना, मतलब अंदर एंटर होते हुए बहुत ऐसे वो मेमोरीज आ रही थी, वो एक फिल्म चल रही थी माइंड में। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये चांस दिया मुझे। और सेकंड सर, मैं बाय चांस नहीं आई थी ACCA में, मतलब अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर, नो डाउट। लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके माइंड में होती है। तो मैं ज़रा उस टाइप की फीमेल पर्सन हूँ जो हमेशा प्लानिंग करके चलती है। तो ACCA का भी मैं जब अभी मैट्रिक भी मैंने नहीं किया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने इसी लाइन में आना है। और उसके बाद मेरा करियर भी बाय चॉइस नहीं है, वो भी मतलब मुझे पता था कि मैंने ये बैंकिंग फील्ड में ही जाना है। मेरे फादर इनकम टैक्स के लॉयर थे सर, उनकी अपनी टैक्स की फर्म थी लाहौर में। तो बस उनको मैं देखती थी और उनकी भी विश थी, तो मुझे पता था कि मैंने इसी लाइन में ही जाना है। मैंने नहीं डॉक्टर इंजीनियर ये वो इधर उधर नहीं होना। तो उसके बाद वही फिर उसी तरह मैट्रिक किया, उसके बाद ICOM किया, और उसके बाद ACCA स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आपका इनिशियल जर्नी है मैट्रिक और ICOM, लाहौर से हुआ या मुल्तान से? जी सर, मैट्रिक भी लाहौर का है, ICOM भी लाहौर का है। हम लाहौर रहते थे। तो मेरे फादर की डेथ हुई थी 2006 में। उसके बाद फिर डेफिनेटली हमें एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत थी, दूसरा कुछ ऐसे आगे थे कह लें कि फैमिली में मेरे फादर की डेथ के एग्जैक्ट 6 मंथ्स के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई थी, वो 8 साल का था। तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो यहाँ पे फिर मेरे खाला खालू वगैरह और रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने कहा कि इनको इधर ले आएँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएं आप लोग। तो इस वजह से अपनी मदर के लिए हम लोग लाहौर छोड़ के ना यहाँ मुल्तान शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, ये जो आपने ये बात बताई है कि यंग एज में आपने इतनी ट्रेजेडी फेस की। जी सर, ये पहले तो फादर की डेथ हो जी सर, मतलब इंसान के सर से पूरा साया चला गया सर, ऐसे ही एक भाई की डेथ एग्जैक्टली 6 मंथ पर। तो एट दैट टाइम जब आप मुल्तान नहीं होंगी, जी जी सर, और ऑब्वियसली आपकी मदर भी आई थिंक उस टाइम पे एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी, ऐसे ही है सर। तो ICOM के बाद जब आपने ACCA का कहा, तो ये कितना इजी था दोबारा कन्विंस करना था, या फादर के टाइम पे ये एक सपोर्ट थी? इस पे थोड़ा बताएं। और जो स्कैन्स
तक आने का जर्नी जी, है सर। वो कैसे मैनेज किया, कौन सी सपोर्ट फिगर्स थी? सर, जाहिर है कोई स्कैन्स family में लोग आना होंगे। भी स्कैन्स में आना भी मेरा प्री प्लान्ड ही था, और मुझे था कि मैंने सीए करना है या एसीसी करना है और स्कैन से ही करना है। लाहौर स्कैन्स की बिल्डिंग के आगे से मैं गुजरती थी, बड़ी खूबसूरत बनी हुई, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैंने लाहौर स्कैन्स जाना है। तो फिर जब मुल्तान आए तो डेफिनेटली फिर वो मुल्तान स्कैन्स था। और चैलेंज सर मेन ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, डेफिनेटली एसीसीए जो है वो करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो वो बड़ा एक इशू था सर उसमें। मेरे खालू अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी स्टडी का ना फादर की डेथ के बाद सारा एक्सपेंस उन्होंने बेयर करना शुरू कर दिया था। तो सर मैंने फर्स्ट 3 पेपर्स दिए ना एसीसीए के, तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए अंकल के वो फर्दर फ़ी नहीं पे कर सकते थे। तो उस टाइम पे बस हो गया था कि अब बस, और 6 महीने में घर बैठ भी गई थी अच्छा। स्टडी छोड़ के। तो मैंने बड़ा फिर रोना धोना भी डाला कि भाई मैंने तो पढ़ना है। तो अब मेरी मदर के पास जाने के बाद चॉइस नहीं थी कोई, कहाँ से, भाई स्ट्रगलिंग फेस में था। तो उस टाइम पे ये मतलब आप कह लेंगे मेरे लिए और मेरी मदर के लिए एक बड़ा ही लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। मेरी मदर इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, देसी माँ जैसे होती हैं, तो वो उन्होंने कुछ अपना गोल्ड रखा हुआ था मेरी शादी के लिए, मेरे पास ले आई कि तुम्हारे पास सब डिसीजन तुम्हारा है, ये मेरा टोटल जमा पूंजी है, ये तुम्हारी शादी के लिए रखी है, तुम्हें जहेज देना है इसका मैंने, तो अब तुम डिसाइड कर लो तुमने इसका एसीसीए करना है या जहेज लेना है। अब वो देसी माँ है तो उन्होंने मुझे वो भी बताने शुरू कर दिए पाकिस्तान कोन्स के, देख लो अगर लड़कियां जहेज नहीं लेके जाती तो ये हो जाता है, ताने मिलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो बड़ा उन्होंने ना मतलब वो भी कन्विंस करने की कोशिश की कि ना जा पढ़ाई की तरफ, डिग्रियों को नहीं देखते, ससुराल वाले जहेज को देखते हैं, तो तुम सोच लो। तो उस टाइम पे हालांकि मैं टीनेजर थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे जहेज नहीं मांगूंगी, आप इसको सेल करके आप मेरी फीस पे कर दो। तो उस टाइम पे दोबारा से स्टार्ट हो गई स्टडी। तो सर फिर आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई भी सेटल्ड हो गया, तो उसने फिर मेरी हेल्प की। तो उस तरह से सर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सर 2022 में मैंने 1.5 करोड़ का घर अपनी मदर को गिफ्ट किया है, माशाल्लाह, अपनी जाती इनकम से। क्या बात है। अच्छा, मैं नॉर्मली जब भी सेशंस करता हूँ, अभी जो आपने ये आंसर दिया है, जी सर, ये जरा मेरे जिस्म पे एक सनसनी सी फैली है, क्योंकि मेरी अपनी एक बेटी है। जी सर। और मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु माइट बी लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। ये इस स्टोरी में इन्होंने तो बड़े आराम से जल्दी जल्दी बता दी। मतलब आप सोचें कि एक माँ के सामने कितना बड़ा ये एक फैसला होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर कभी चॉइस हो एक बेटी को एजुकेशन देने में वर्सेस जहेज देने में, तो मेरे ख्याल है स्मार्ट मूव यही है कि आप उसको एजुकेशन दे दें, बाकी चीज़ फिर अल्टीमेटली अल्लाह मियाँ ज़ाहिर है वो देख रहा है, इंसाफ करने वाला है। तो एक ऐसी बच्ची जो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट हो, मेरा ख्याल है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू समबडी को सारी ज़िंदगी किसी और पे डिपेंडेंट रहे। तो बड़ी मतलब आपकी बंदर अब तो ऑब्वियसली बड़ा प्राउड। मैं आपको 2014 की बात बता रही हूँ, मतलब कि उससे पहले की 14 में तो मैंने कंप्लीट कर लिया था ना। उस टाइम पे एक बिल्कुल घरेलू जो खातून है वो ये नहीं सोच सकती कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, उसके बाद उसकी जॉब हो जाएगी, वो अर्न करने लग जाएगी। उसकी नज़र में कि यही है कि वो एक डिग्री ले रही है, और फिर आसपास के लोग भी उसको कहने वाले होते हैं कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, तुम इसकी पढ़ाई पे पैसे वेस्ट कर रही हो, तुम इसके लिए संभाल के रखो, इसकी कहीं शादी वगैरह करोगी तो उसको तुम जहेज देना, इसकी शादी अच्छे तरीके से करना। मतलब लोग भी तो मशवरा देते हैं ना, तो वो नहीं सोच सकते। और आज के दिन पे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड है, और मैंने अपनी मदर को सर अपने साथ ही रखा हुआ है, शादी के बाद भी वो मेरे साथ ही रहती है। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अब उनकी सोच बहुत चेंज हो चुकी है, अब वो मेरी बेटियों के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचती हैं। अच्छा, उसमें यह है कि चलिए अब थोड़ा सा आपकी एसीसीए का जर्नी को फोकस करते हैं। आपने अपना पूरा एसीसीए मुल्तान से किया, हमारे लोगों के सामने किया, हमारे से हमारे और कॉलीग से आप तो नॉर्मली ये भी एक परसेप्शन कैरी करते हैं उस टाइम पे, आपको भी कुछ लोग कहते होंगे, और आप आई भी लाहौर से थी जी सर, कि जी अगर आपने एसीसीए करना है या सीए करना है तो आपको तो लाहौर ही जाना चाहिए, मुल्तान में तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक फेयर असेसमेंट चाहता हूँ, आपने ऑब्वियसली सारे पेपर्स जो हैं एसीसीए के मुल्तान से पढ़े हैं, तो क्या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट आपका कैसा जर्नी रहा, क्लासरूम के हवाले से, टीचर क्वालिटी के हवाले से, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, स्कैन मुल्तान जो है बेस्ट चॉइस है। मतलब मेरे बाद मेरी फैमिली में जिसने भी इसको परसू किया, अभी भी कुछ मेरी फैमिली के बच्चे हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं एजुकेशन, एसीसीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं।
तो वो मैं मुझसे जब भी कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ स्कैन्स के अलावा बेस्ट चॉइस है ही नहीं। अगर आप मुल्तान से कर रहे हैं तो बेस्ट चॉइस है स्कैन्स, और मैं समझती हूँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है लाहौर वगैरह। यहाँ पे हमारे जो टीचर हैं, आप हैं, काशिफ अदील साहब हैं, साजिद साहब हैं, अमजद साहब हैं, कैसर साहब, मतलब बेस्ट चॉइस है। हमारे दौर में मैडम अमारा कलीम होती थी, तो मतलब हर तरह से सपोर्ट मिली है सर। मेरा तो ये था कि वो मैं पढ़ रही हूँ, पेपर है, मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते कहीं पे रुक गई हूँ तो आपको मैसेज कर दिया है, काशिफ साहब को ऐसे मैसेज करके छोड़ दिया है, थोड़ी देर बाद देखा तो रिप्लाई आया हुआ है कि अच्छा ये इस तरह से है। मतलब कभी आउट ऑफ द वे जाके भी समझाना पड़ा। एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी लेग इंजर्ड हो गई थी, तो मुझे याद है मेरी क्लास ऊपर होती थी तो मैं स्टेज नहीं चढ़ सकती थी, तो आपने मुझे इधर ऑफिस में बैठ के अलग से टाइम दे के पढ़ाया था। तो बहुत बेस्ट चॉइस है सर, जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं मुल्तान से बाहर, अपनी कॉस्ट बचाए हैं और यहीं आए। अच्छा, और दूसरा ACCA में जो आपने स्ट्रेटजी पिक की थी, जी सर, मतलब वो भी थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन कीजिएगा। थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि एट योर टाइम 6 मंथ के बाद जी 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 सर, थे, ऐसे ही अब ऐसे 3 महीनों के बाद थे। हाँ जी, बट ऐसे ही। एक एवरेज बताएं कि एक साल में आपका क्या टारगेट था कि मैं कितने पेपर्स पास करूंगी? सर टारगेट को तो अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरे तो फाइनेंशियल हर्डल्स थे, तो मैं 2 पेपर से ज़्यादा एक अटेम्प्ट में नहीं उठा सकती थी, मेरे पास इतनी फीस ही नहीं होती थी। तो मैंने स्टार्ट किया था 2011 के समझ लें जून में ही स्टार्ट किया था, और 2014 के जून में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा ACCA क्लियर कर लिया था। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शायद इसलिए कर लिया था कि मेरे पास एक पेपर की 2 दफ़ा फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मुझे यह था कि एक दफ़ा जो फीस भर दी है ना, अब मैंने इसको पास कर लेना। मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी, मैं हर मौके में फेल होती थी, लेकिन पता नहीं क्या होता था कि वो जब एग्जाम्स होते थे तो मैं इतना ज़्यादा ही कोई मतलब फोकस करके पढ़ने शुरू कर देती थी महीना 2 महीने पहले, कि वो पेपर मेरा कोई भी फेल नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा ACCA गया मेरा। देखिएगा आपने एक वर्ड यूज किया कि मैं हर मॉक में फेल होती हूँ, मतलब हर मॉक दे रही हूँ। ये बताइए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टेस्ट दें, सारे मॉक्स में आए, क्लास में अटेंडेंस रखें, क्योंकि ACCA में सक्सेस के लिए बड़ा ऐसे ही सर मेन चीज होती है। मैं समझती हूँ रट्टे जो लगाते हैं ना कि अच्छा ये मॉक है, ये इस चीज का है, इस उसका है, क्या लेके चैप्टर का है, वो लोग रह जाते हैं। मेरी जो फ्रेंड्स थी, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थी, जो मॉक में बड़े अच्छे नंबर लेती थी, वो एनुअल में मतलब उनका हो जाता था, वो उड़ जाती थी मैं हो जाती थी पास। तो मुझे बड़ा ये कहा जाता था कि तुम्हारा लक है। हार्ड आप ये देखेंगे जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, मैंने देखा है सर लोग ना आपकी सक्सेस का कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो रीजंस ढूंढते हैं कि क्या रीजन है एक सक्सेसफुल। तो मुझे लोग कहते थे आपकी लक है कि आप पास हो जाती हैं और आप फर्स्ट टाइम में ACCA कर रही हैं, तो वो लक नहीं होती सर, वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा हिना, आप थोड़ा सा ये बताएं कि जिस दिन आपने क्वालिफाई किया है, जी जी सर, क्वालिफिकेशन जो है ये एक ऐसा मोमेंट है जो इंसान कभी नहीं भूलता सर। और फिर आपके लिए तो ऑब्वियसली उस टाइम तक आपके फादर तो पहली डेथ हो हाँ जी सर, एक और बड़े लोग की फिगर आपकी जिंदगी में रहे, आपके खालू जी, मेरे खालू शायद नहीं वो थे सर जिस दिन मैंने क्वालिफाई किया उस दिन क्या सोच थी, व्हाट वाज व्हाट हैपेंड उस दिन, कैसे? सर मेरे खालू ना मेरे बहुत बड़े सपोर्टर थे, वो मतलब ही वाज लाइक माय फ्रेंड। तो जिस दिन ना मैंने क्वालिफाई किया ना, मुझे याद है मेरे दोनों हाथ पकड़ के ना वो ऐसे गोल गोल घूम रहे थे जैसे कोई बच्चा किसी का हाथ पकड़ के ना, वो बहुत खुश थे उस दिन, बहुत खुश थे कि मैंने क्वालिफाई कर लिया। मदर तो डेफिनेटली थी, मैं भी थी, मेरे खालू भी बहुत खुश थे सर। वो वाली फीलिंग नहीं भूलती, वो था कि अच्छा बस हो गया, अब कर लिया, एक ऐसा काम जो समझ ले ड्रीम था, ये जिंदगी में एक ही चीज की ख्वाहिश की थी कि ये कंप्लीट हो जाए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा अब उससे जरा आगे चलते हैं। जी सर। ACCA के बाद नॉर्मली हमारे पास 3 रूट्स होते हैं। हाँ जी सर। एक रूट तो है कि हम आर्टिकल्स करें पहले किसी फॉर्म में, फिर आगे बढ़ें। हाँ जी। एक दूसरा रूट है कि हम डायरेक्ट किसी जगह पे जॉब स्टार्ट करें। ऐसे ही। एक तीसरा है कि हम कुछ ना करें, मुझे वैसे समझ नहीं आती है, तीसरे वाले भी कुछ लोग होते हैं। आपने दूसरा रूट चूज किया है, तो आपने बताया कि मैंने पहले से ही सोचा होता था बैंकिंग में जाऊँ। एक तो क्यों सोचा था बैंक में जाने का, और फिर ACCA करके ये जो जर्नी स्टार्ट किया, प्रोफेशनल जर्नी अपना, उसका थोड़ा बताएं कि वो क्या है। सर बैंकिंग का तो इसलिए मैंने सोचा था, एक तो मैं मतलब जैसे होता है आप बैंक जाते हैं तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा प्रोफेशनल लगता है। दूसरा सर मेरा अपना ओपिनियन है, लोग मतलब इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट ना HR जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर की है। मतलब वहाँ पे वो जो सेठ है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते बैंकिंग सेक्टर में, उनकी प्रॉपर HR डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह से होता है कि वो डायरेक्टेड डिसीजन नहीं ले रहे होते। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारी जॉब चल रही है।
तो मुझे इसलिए बैंकिंग सेक्टर बहुत पसंद था और मेरा माइंड यही था कि मैंने जाना ही बैंकिंग सेक्टर में है। अच्छा, उसमें सर मैंने बहुत इंटरव्यू दिए। 2014 में एक तो ACCA की इतनी वो लोगों को नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा, फिर वो जब हम जाते थे और उनको बताते थे ACCA क्या, तो वो कहते थे आप तो ओवर क्वालिफाइड है। और मेरा थोड़ा सा मसला ये था कि मैं मुल्तान से नहीं निकल सकती थी। ये मेरे लिए जो मेन चैलेंज था ना वो ये था सर, जॉब के हवाले से, कि मैं मुल्तान से नहीं मूव कर सकती थी। मेरी मदर यहाँ पे थी और मेरा भाई दुबई होता है, तो मैंने यहीं पे रहना था। तो वो बड़ा चैलेंज था कि बाहर बड़े शहरों में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं मुल्तान की निस्बत। और फिर फीमेल होने का भी बड़ा आ जाता है कि जी आप, मुझे इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन भी आते थे, आप तो फीमेल हैं, आपकी शादी हो जाएगी, आप मूव कर जाएंगे यहाँ से, तो फिर कैसे होगा। उनको लगता था ये शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है हमारे पास, तो वो भी बड़ा इशू था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर इंटरव्यूज़ दिए मैंने 2-3 जगह पे, मतलब टेम्परेरी सी भी की जॉब्स, तो वहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं थी। मैंने इंटर्नशिप नहीं की कहीं पे भी, जॉब्स ही की। तो उसके बाद सर तकरीबन 6 महीने बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अलाइड में अपॉर्चुनिटी मिली। और ये इनका ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इन्होंने एक बैच निकाला था MTAs के नाम से, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑडिटर्स के नाम से। तो वहाँ इन्होंने CA, ACCA, ICMA का एक बैच था, मतलब तकरीबन 40 पर्सनस थे जो ऑल ओवर द पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान इन्होंने रखे थे। उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो हमें ओरिएंटेशन पे इन्होंने बताया था कि 800 एप्लीकेशंस आई थी, तो उस 800 में से छांटी करके हम 40 पीपल जो है वो सिलेक्ट हुए थे, कैंडिडेट्स जिनकी हायरिंग हुई थी। और मुल्तान में एक मैं थी, एक मेरे साथ एक और मेल थे, वो कहीं और पाकपतन से बिलोंग करते थे। 2 लोग हम मुल्तान में सिलेक्ट हुए थे। अच्छा हिना, इंटरनल ऑडिट जो है, हाँ जी और सर, खास कर बैंक का इंटरनल बैंक का ऑडिट, ये जो लोग सुन रहे हैं, जी जी सर, इंटरनल ऑडिट बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत होती है। important चीज़ है। इन वे ये कहा जाता है कि एक बैंकर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर से इतना नहीं डरता जितना हाँ इंटरनल ऑडिटर से डरता है। इंटरनल से। और दूसरा ये है कि इंटरनल ऑडिट नॉर्मली बहुत मेल डोमिनेटेड चीज है। बैंकिंग में आई नो दैट फॉर अ फैक्ट के वहां पे अब हाँ जी, आप एक फीमेल हैं, आप इंटरनल ऑडिट में चली गई जी हैं, सर, ऐसे ही है। और अभी करंटली माशाल्लाह आप एक बहुत सीनियर पोजीशन पे वहाँ जी, पे जी, काम सर। कर रही हैं। आप एक तो अपनी पोजीशन बताइए, जी, जी, सर। और ये बताइए कि इतने मेल डोमिनेटेड जो एक सेक्टर के अंदर जी सर, क्या चैलेंजेस आए, आपको कैसे हैंडल किया, और ये जो माशाल्लाह आपने तरक्की इतनी जल्दी जी, उसमें सर। की है, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी हमारे सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जब हम लोग, हमारी हायरिंग हुई है तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन था कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, हम लोगों के अंडर आता है साउथ 2 में आता है मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान और बकर की कुछ ब्रांचेस आती हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जी फीमेल है तो ट्रैवलिंग कैसे करेगी। फिर उसके बाद ये था कि ये तो मतलब बिल्कुल आपने जैसे कहा कि मेल डोमिनेंट है, कि ये तो काम ही मर्दों का है, ये कैसे ऑडिट करेगी। बैंकिंग सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, दूसरे सेक्टर्स में है ठीक है ऑडिट हो जाता होगा, लेकिन बैंकिंग में लाजमी इस चीज़ को देखा जाता है कि फीमेल है तो ये, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं सर, रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। एक तरह से अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो उससे उगलवाना, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उससे तस्लीम करवाएं कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो वो फिर समझा जाता है कि ये मेल्स ही कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए मुश्किल है। सर बहुत मेहनत की पहले 1-2 साल तो अपने आप को ना तस्लीम करवाने के लिए बहुत मेहनत की कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं फीमेल हूँ लेकिन मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद सर अल्हम्दुलिल्लाह जब एक दफ़ा आपकी बन जाती है वर्क तो फिर उसके बाद चल सो चल काम हो जाता है। और शुरू में सर ये भी बड़ा फील होता था, 30-30 साल पुराने ऑडिटर्स बैठे हुए थे जो BA करके आए हुए थे, तो आप सोचते हो यार मैं SCCA करके आई हूँ, ये BA करके आया, काम वो भी वही कर रहा है, काम मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन अब एहसास होता है कि नहीं, डिफरेंस होता है कि वो जो जिस पोजीशन पे 30 साल बाद पहुंचे थे ना, मैं 8 साल में पहुंच गई हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं AVP हूँ सर, अब सीनियर ऑडिटर हूँ, टीम लीडर हूँ, और मैं साउथ 2 की या कह लें अलाइड बैंक की वेरी फर्स्ट फीमेल टीम लीडर हूँ। मेरे से पहले और अब तक 8 साल हो गए, मेरे बाद अलाइड बैंक में कोई भी फीमेल टीम लीडर नहीं बनी। ऑडिटर्स आती हैं छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन टीम लीडर तक कोई नहीं पहुंचा। मैं वेरी फर्स्ट फीमेल टीम लीडर हूँ अलाइड बैंक की। अच्छा, अगर 3 कोई की चीजें आपसे पूछी जाए, जी सर, बच्चा या बच्ची जो भी आपको सुन रही है कि जी सर, इंटरनल ऑडिट में या प्रोफेशन में आपने क्या 3 बेसिक क्वालिटीज हैं, अगर फॉलो की जाएं तो आप सक्सेसफुली अपना कैरियर जो है वो कार्व आउट कर सकते हैं। सर अगर मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करूंगी, सबसे पहले तो ना वो एक जो गर्लिश वो होता है ना, वो छोड़ दें। आपको मर्दों के साथ मर्दों की तरह काम करना पड़ता है। अगर आप मर्दों के साथ ये सोच के चलेंगी ना कि नहीं मैं फीमेल, मेरे ये मसले, मेरे वो मसाइल, मैं अक्सर ये बात करती होती हूँ कि जब मैं पे उनके बराबर ले रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा ही ले रही हूँ,
तो फिर मुझे काम भी उतना ही करना पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं फीमेल हूँ, फीमेल कार्ड हाथ में है मेरे, और मुझे जल्दी छुट्टी दे दो, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं फीमेल हूँ। तो फिर आप सैलरी भी उतनी ना लो, आप सैलरी लेते हुए भी कहो कि जी मैं फीमेल हूँ, मेरे काट दे दो ठीक है ना। तो मैं सैलरी जब बराबर की ले रही हूँ ना, तो मुझे काम भी उनके बराबर के करना पड़ेगा। पहला रूल तो मेरा ये है, मैं उनके बराबर का या उनसे कह लेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करती हूँ। मेरी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ट्रस्ट करती है मेरे पे। जो भी इंपॉर्टेंट काम आता है ना, तो अब वो एक ऑब्वियस हो जाता है कि ये इसी को दिया जाएगा। तो सबसे पहला रूल तो ये है सर कि अपने अंदर से ना वो निकाल दें जम्स के, जी वो घर चलते होंगे कि जी मैं फीमेल, मैं जॉन्ज, वो छोड़ दें। पहला रूल तो ये है। दूसरा सर हार्ड वर्क है डेफिनेटली, कि आपने ओन करना है चीज़ों को। जो आपको टास्क दिया जा रहा है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये नहीं करना आपने, चाहे आप मेल है फीमेल है। हर चीज़ पहली दफ़ा आपको करनी पड़ती है, उसको खुशी से लें और खुद मांग के लें। मेरी आदत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है ना, तो ये मुझे दें, मैं करूँगी। मेन तो यही है सर। दो ही ये बड़े दो है, तीसरा जो मर्जी कह जो दो कर रहे हैं वही काफी है। हाँ। अच्छा, इसमें एक अगली चीज ये है कि आपने माशाल्लाह यू हैव अ यंग फैमिली, आप जाहिर है घर भी अपना पूरा मैनेज करती हैं, एक ही पोजीशन, और मतलब सोसाइटली हमारे यहाँ समहाउ खवातीन पे एक प्रेशर ज्यादा होता है घर पे बच्चों को देखने का। इसको कैसे बैलेंस करते हैं? बैंक की तो बड़ी डिमांडिंग जॉब, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने सर फीमेल चाहे बैंक में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो ना, वो फैमिली के सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकती, वो जॉब ही नहीं कर सकती फैमिली। अगर आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके घर वाले सपोर्टिव ना हो तो वो जॉब कर ही नहीं सकती पाकिस्तान में एटलीस्ट, क्योंकि उसके बच्चे हैं, वो नहीं ट्रस्ट कर सकते। हर कोई मेट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं करती। तो मेरी अम्मी जिंदाबाद, वो संभालती है मेरे बच्चों को मेरी भाभी हैं, मेरी मदर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उनके पास होते हैं। तो मैं बिल्कुल बेफिक्र होती हूँ बच्चों के हवाले से। मुझे ये टेंशन नहीं है कि कैसे होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा बेटर संभाल सकती हैं वो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, और एक और बताएं अपनी जॉब के बारे में। जी सर। इंटरनल ऑडिट में ज़ाहिर आपने बताया कि टफ काम भी है, ट्रैवलिंग भी है, ऐसे ही। इसके एंजॉयमेंट क्या है? व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट योर जॉब द मोस्ट? सर अपनी जॉब को अगर आप इंजॉय करके करेंगे ना, तभी आपकी लाइफ सेटल रहेगी। देखिए हमने 9 to 5 तो रहना ही है ना ऑफिस। आप हंस के रह लें, आप रो के रह लें, आप जैसे मर्जी रह रहे हैं, आपने बैठना ही बैठना है अगर आपने जॉब करनी है। तो अगर नहीं करनी तो वो तो और बात है ना कि आपको जरूरत नहीं है, आपने करनी ही नहीं है। लेकिन अगर आपने करनी है तो फिर एंजॉय करके ही कर लें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ से। और अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलते हैं। आप ट्रैवल जब खास तौर पे करते हैं, आप डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं। मैं भावलपुर जाती हूँ, डीजी खान जाती हूँ, मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह हो तो फिर रहीम यार खान भी चली जाती हूँ मैं। तो मज़ा आता है कि डिफरेंट शहरों में को आप घूमते हैं, फिरते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर को आप एंजॉय करते हैं। कि मतलब हर सिटी की अपने वो होते हैं, लोगों के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। तो वो उस चीज़ को एंजॉय करके करेंगे तभी आपकी लाइफ सेटल जाएगी। ज़्यादातर आप अपने घर में तो थोड़ा टाइम गुजार रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो आप अपने कोलीग्स के साथ अपने ऑफिस में गुजार रहे हैं। हमारी तो इस तरह चल रही है लाइफ। अच्छा, ये अब जो अगला सेगमेंट है इसे हम थोड़ा सा दिस और दैट के बेस पे चलाते हैं। ये मैं ऑनेस्ट बताता हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, तो मेरे बच्चों ने कहा जी हमने आपके पॉडकास्ट में दिस और दैट नहीं है तो मजा नहीं आया। अच्छा। तो मैंने कहा चले यार बना लेते हैं कोई एक दिस और दैट। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, जो आपको बेहतर ऑप्शन उसमें से लगती है ना, आपने वो बता देनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक हो गया सर। तो स्टार्ट करें? जी सर। चलें, एज अ टीचर आप इन 2 में से जिसको बेहतर रेट करती हैं वो बताइएगा, अमजद करीम साहब या कैसर मकबूल साहब? अमजद करीम साहब। अमजद करीम साहब। अच्छा, अगला जरा फिर बताइएगा, अमजद करीम साहब या साजिद महमूद साहब? अमजद करीम साहब। अमजद करीम साहब या काशिफ अदील साहब? काशिफ अदील साहब। काशिफ अदील साहब या अरसलान आरिफ? काशिफ अदील। काशिफ अदील। मेरे ख्याल है काशिफ अदील इस कैटेगरी में हमारे भी उस्ताद हैं, वो लेजेंड है। अच्छा, इसके अलावा आप ट्रैवल करती है तो मुझे बताइएगा विच सिटी हैज अ बेटर फूड, भावलपुर और रहीम यार खान? सर नन अदर देन भावलपुर। मतलब आप ट्रैवल की बात ना करें, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे भावलपुर इतना पसंद आ गया, मेरा दिल करता है वहाँ शिफ्ट हो जाऊं। सर बड़ा नीट एंड क्लीन सिटी है। अच्छा। बड़ा साफ सुथरा, छोटा सा, और बड़ा मतलब ऐसा लगता है बड़ा प्लेजेंट सा सिटी है। वो नवाबों का शहर है और वो वाकई नवाबों का शहर है। अच्छा, इसमें तो फिर और ऑप्शन देनी ही नहीं बनती। हाँ। लेकिन से अगर मुल्तान और भावलपुर का फूड कंपेयर किया जाए तो सर भावलपुर बेटर फूड। अच्छा, अपनी जॉब के बारे में आपको ट्रैवलिंग का पोर्शन ज्यादा पसंद है या जब आप अपने सिटी में बेस्ड होती हैं अपने ऑफिस में, व्हाट इज द बेटर? सर ट्रैवलिंग में मुझे मिलता है टीएडीए, तो मुझे ट्रैवलिंग का पोर्शन पसंद है।
क्योंकि उसमें जरा पैसे भी ज्यादा मिलते हैं पैसे और मिलते हैं, घूमने को भी मिलता है। घूमने को भी मिलता है। अच्छा, जब आप पढ़ रही थी जी तो सर। सब्जेक्ट्स में से बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आप पसंद करती थी। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज F2 उस जमाने में, एंड FFA जो F3 कहलाया जाता था, वही F3 सर। F3, F3 ऑडिट या FR यानी F7 या F8, F8 F8 डबल ए यानी F8 या F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। F8 सर। यानी अगर देखा जाए तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट वाज यस सर, ऑडिट माय फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए ना, जी सर। एक इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हम एंड जी करते हैं, सर। लेकिन एंड इस बेस पे करता हूँ कि अगर आप एक मैसेज देना चाहें जी 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 ओवरऑल जनरली जितने भी लोग परसू करना चाहते हैं ACCA या जी सर। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जी सर। खास तौर पे लड़कियां जी सर। जो परसू करना चाहती हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ऐसी लड़कियां आती हैं जिनके बड़े चैलेंजेस होते हैं। मैं अमूमन कहता हूँ कि लड़कियों के पास समाओ ऑप्शंस कम है। फॉर एग्जांपल लड़का फेल हो जाए एक दो बार, हम प्रोफेशन में देखते हैं, उसको माँ बाप आके कहते हैं कि चले जी इसको इस तरह पढ़ा लें। लड़कियों के बारे में भी आप कहते हैं चीजें चेंज हुई हैं, पर उनके पास जल्दी होता है बस की शादी करते हैं। तो ऐसे ही है। आप क्या मैसेज देंगी कि वो बच्चे या बच्चियां जो इस प्रोफेशन को परसू कर रही हैं या जी करना सर। चाहते हैं, जी सर। एक तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखें सही। कामयाब होने के लिए, दूसरा क्या ACCA एक ऐसी फील्ड है जिसको परसू किया जाए कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं? स्पेस इज योर्स। बिल्कुल सर, मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। डेफिनेटली मेरा तो कह लें कि ब्रेड एंड बटर इसी की वजह से है। मुझे याद है सर, मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना अपनी जॉब का, तो बहुत लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो जिस चीज़ ने मुझे लगता है कि मुझे प्रोमिनेंट किया था, मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था कि अपनी कोई ना एकेडमिक अचीवमेंट बताएं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। तो वो उन्होंने ऐसे वो कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते ऐसे ना देखा स्क्रीन पे मेरी तरफ, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, मेरी तरफ देखा, तो उसके बाद फिर कुछ लिखा। तो मुझे वहां से अंदाजा हो गया था कि वो फेस एक्सप्रेशन आपको फील होता है कि अच्छा ये इंप्रेस हो गए हैं मेरी ये बात करने से। तो बिल्कुल डेफिनेटली सर ACCA को परसू करना चाहिए फीमेल्स को। आप देखें MBA भी कर रहे हैं, आप दूसरी फील्ड्स में भी जा रहे हैं, तो वाई नॉट ACCA कि एक अच्छी अगर प्रोफेशनल आपको क्वालिफिकेशन मिल रही है उतनी ही मेहनत से, जितनी मेहनत आप वहाँ करते हैं उतनी ही लगती है। ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा आपको तोपे चलानी पड़ती है, वो सेम ही है। तो आप बिल्कुल करें परसू फीमेल्स। और उसके बाद ये है कि आप थोड़ा बी बोल्ड, मतलब वो एक गर्लिश टाइप का वो सब निकाल दें। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं ना, प्रोफेशनल्स की तरह ही बिहेव करें। वो भूल जाएं कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन भूल जाएं। अपने आप को बराबर लेके चलें उनके, तो तभी आप किसी भी करियर में सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, इसमें एक ज़हनी सवाल आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी मैं सर। चाहता हूँ वही पूछ लूँ जी सर। कि आप माशाल्लाह आप ऐसी कंडीशन पे आप हायरिंग भी करती हैं। जी जी सर। आप इंटरव्यूज लेती भी होंगी। जी सर। इंटरव्यू लेते हुए जी सर। क्या की एस्पेक्ट्स हैं जो आप एक कैंडिडेट में देखते हैं कि यार हाँ इसको ना हम हायर कर लेंगे, जी जी। और क्या ऐसे डोंट्स होंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि भाई ऐ करके ना जाना, जी जी सर। ये बनता हुआ काम भी आपका रुक जाएगा? सर इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। पता चल जाता है कि कौन बन रहा है, फेक कर रहा है, और किसका। मेन चीज़ ही सर कॉन्फिडेंस है। आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी के भी सामने बैठ के बोल सकते हो, किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हो। आपको कोई भी टास्क दिया जाए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये हंस के उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। आप कितने रेडी टू वर्क हो। बाकी सर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाउंड तो हम कोई बना ही नहीं रहे कि हमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, कि हमें इतना पढ़ना पड़ जाए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं पे किसी ऑडिट में भी कोई हम ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ BA वाले भी हैं जो 30 साल की नौकरी कर चुके हैं, वो भी कर रहे हैं ऑडिटिंग मैं भी कर रही हूँ। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप कितने रेडी टू वर्क हैं, आप चीज़ों को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट कितना रख रहे हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है सर मेन इंटरव्यू में कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। मेन ये है कि आप उसमें वो छोड़ दें कि अपनी तारीफें खुद से ना करें। पहली बात तो ये है कि जी मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। वो आपकी बता रही होती है बॉडी लैंग्वेज कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और दूसरा मेन चीज़ ये है कि सर प्रोफेशनल अटायर में जाना बहुत ज़रूरी है। कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं ना, मैंने देखा है लोग जीन्स पहन के आ जाते हैं, अपने आप को हीरो बना के आ जाते हैं, पता नहीं बहुत कैजुअली ले रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है जॉब की, बस आ गए हैं, तुमने दिया था ऐड। तो ये चीज़ बड़ी गलत होती है। अगर आपको ज़रूरत है ना जॉब की, तो फिर अपना प्रोफेशनल अटायर करके जाएँ कि पता चले कि नहीं भाई इस बंदे को ज़रूरत है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर।
बहुत शुक्रिया हिना, जी सर, thank बहुत you. मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट Thank करके। you, आई sir. होप Thank कि you so जो लोग much. आपकी स्टोरी अब देखेंगे जी सर. उससे इंस्पायर होंगे इंशाल्लाह। Hopefully. एटलीस्ट मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। सर और नहीं, मैं चाहती हूँ कि स्पेशली फीमेल्स जो अब ये ज़्यादा सेल्टी ना लगे, लेकिन ऑर्फन फीमेल्स जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो मैं चाहती हूँ कि करें, परसू करें इस चीज़ को, जैसे तैसे करें, वादा कर लें अपनी माँ से कि नहीं लेंगे जहेज, और नहीं लेके गई मैं। तो मैं वाकई नहीं लेके गई सर, इवन मेरी अपनी भी जॉब थी, फिर भी मैं जहेज नहीं लेके गई। ये और बात है, मेरे हस्बैंड के वॉल्ट में मेरे नाम के 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो हो जाता है, कोई नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग परसू करें, फीमेल्स खास तौर पे इस चीज़ को, ये शादी शुदी और जहेज वगैरह ये हो जाएगा मैनेज। एक दफ़ा आप अपने करियर में इतना ग्रो कर जाए कि आपको ज़रूरत ना पड़े जहेज की। चले जी, ये थी हिना असलम। नॉर्मली मुझे अपने स्टूडेंट्स याद रहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ एटलीस्ट मेरे जहन में रहती हैं। हिना की जो क्वालिटी मुझे हमेशा से अपील करती थी, शी वॉज ऑलवेज वेरी ब्रेव एंड अनअपोलोजेटिकली गुड। और यही 2 क्वालिटीज़ मुझे लगता है कि इनकी हार्ड वर्क के साथ साथ वो क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने माशाल्लाह इन्हें इतना सक्सेसफुल किया। इंशाल्लाह आई होप कि ये पॉडकास्ट आप सब ने इंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। और मुझे वैसे कहना नहीं आता, लेकिन वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा, और 7 औरों को भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।